मैं दो चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल मैं दो चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, नेपाल में और बांग्लादेश में, साउथ एशिया में ये जो स्टूडेंट्स मूवमेंट आई, उसका इंडिया से कंपैरिजन क्यों मुमकिन नहीं है। नेशनल सिटीजन पार्टी थी बांग्लादेश की, जो स्टूडेंट्स पार्टी उन्होंने फॉर्म की, जिसने कहते हैं कि 1400 के करीब स्टूडेंट्स ने जान दी जो शेख हसीना के खिलाफ सड़कों के ऊपर निकले थे। एक बाज लोग कहते हैं कि 1000 और 1400 के करीब का एस्टिमेट है कि 1400 स्टूडेंट्स जो हैं वो शहीद हुए, शेख हसीना के खिलाफ निकले। लेकिन जब इलेक्शन आया तो इलेक्शन में नेशनल स्टूडेंट्स, जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे पूरे मुल्क में। यानी कि वो वेपन के तौर पे शेख हसीना को नीचे गिराने में उस जमात ने तो बड़ा अहम रोल किया, लेकिन उनके पास अपना स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। और आप देख रहे हैं कि वहां पर अब तारिक रहमान उसको कन्वर्ट करना होता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी, आपके ख्याल में कामयाबी के लिए? जी हाँ। अच्छा, दूसरी बात यह कि नेपाल में भी यही हुआ कि गवर्नमेंट को नीचे लाने में वेपन के तौर पे स्टूडेंट्स इस्तेमाल हुए, लेकिन उनके पास अपना स्ट्रक्चर नहीं था। हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि अभी नेपाल में तो बाकायदा स्ट्रक्चर मौजूद है ना, जो अभी गवर्नमेंट भी आई है वो बाकायदा अपना न सिर्फ प्लान लेके आए हैं, बल्कि उनके पास बड़ी टेक्नोक्रेट्स की एक लिस्ट है जो उन्होंने की है। नेपाल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, नो एहसास? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखें, नेपाल में भी वो जो स्टूडेंट्स जो लीड कर रहे थे, जो तहरीक के मूवमेंट, तहरीक की जो एक्चुअल जान थे, उस तरीके से वो पावर में नहीं आए। अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो देखें, हिंदुस्तान में एक बात याद रख लें कि पहली बात तो यह है कि इन तीनों मुल्कों में एक चीज़ कॉमन है स्टूडेंट्स के अंदर, कि तीनों मुल्कों में स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन मौजूद थे। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये था। यानी कि जो जनरेशन ऑनलाइन ग्रो की, उस जनरेशन की जो टाइमलाइन थी वो सड़कें थी। दूसरी जो अहम बात यह है कि नेपाल में और बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट है उसको सीरियस नहीं लिया गया। गवर्नमेंट ने उनकी जो डिमांड्स हैं उस तरीके से फुलफिल नहीं की। यहाँ पर हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट भी दिया, तहकीकात का भी एक किस्म का अनाउंसमेंट हो गई, अपोजिशन ने भी इसको इशू बनाया। लेकिन ये याद रखिए कि इस वक्त भारत की जो लोकसभा है, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 543 उसके मेंबर्स हैं। 543 मेंबर्स में आप जो हालिया इलेक्शन हुए हैं उसमें तकरीबन 240-41 इन्होंने सीट्स हासिल की हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने, जिसको मोदी साहब लीड करते हैं। 20 एक और जमात है उसके हैं, और एक दिसाम पार्टी है उसके 16 मेंबर्स हैं। तो इस तरह इन्होंने नंबर गेम पूरा किया है। एक ही सूरत हो सकती है कि अगर ये एहतजाज बहुत बढ़ जाए और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस टूट जाए। फिलहाल नेशनल सड़कों के जरिए नहीं, जो भी होगा वो असेंबली के जरिए ही होगा अगर हुकूमत गई। ऑल्सो इमीडिएटली की बात नहीं, लॉन्ग टर्म की बात भी यहाँ पे चीमा साहब और भट्टी साहब कर रहे थे। भट्टी साहब को बात करने का, भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? मैडम शेख, मैं एजाज से एग्री नहीं करता। देखिए, इब्तदा हमेशा हर मूवमेंट की ऐसे ही होती है, एक मुतालबा, दो मुतालबे और एक शोबा, दो शोबे, उसके बाद हैंडलिंग हुकूमत की। अब भारत में एक सिर्फ ये मसला नहीं रह गया। अब मसला ये है कि अगर वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी होते हैं तो उसके बाद उनकी काकरोच पार्टी बाकायदा तौर पर बड़ा अहम पॉइंट रोज़गार की तरफ जाएगी, इस्लाहात की तरफ जाएगी, बाकी जाएगी, आगे बढ़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि नरेंद्र मोदी चारों तरफ से मुश्किलात में घिरे हैं। पूरे स्टार्स उनके साथ खड़े हो गए, पूरी अपोजिशन उनके साथ खड़ी हो गई, और हर गुजरते लम्हे के साथ उनकी ताकत में इजाफा होता जा रहा है। तो ये कोई असम्बली में उन्होंने तुलबा ने आकर नहीं करना। हसीना वाजिद की इससे ज्यादा सीटें थी असम्बली में और उसके पास ज्यादा ताकत थी, और उसने तो मज़ीद साहब एजाज जो भी जवाब देना चाहे बट मुख्तसर रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ सबके सामने। देखिए, मेरा जो कहने का पॉइंट ये है कि अगर कोई तब्दीली भारत में आएगी तो वो एक ही सूरत में आएगी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो मोदी साहब का है, वो टूट जाए। और क्या ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स की, जिसमें अपोजिशन भी शामिल हो गई, क्या इसमें आज के दिन उतना दमखम है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस टूट जाए? तो मुझे आज के दिन वो दमखम नजर नहीं आ रहा। ये है, आप आज के दिन की बात, क्या इसमें पोटेंशियल है? सुन लीजिए, क्या इसमें पोटेंशियल है? तो आंसर है कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर लोगों की एंग्जाइटी है जो ट्रांसलेट नहीं। आई थिंक यू एंड भट्टी साहब आर सेइंग द सेम थिंग सर।
वो इसमें पोटेंशियल है। इसमें ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, लेकिन ये भी याद रखें कि नरेंद्र मोदी बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। वो आम सियासतदान शेख हसीना जिस तरह डील करती रही, मोदी साहब ने उस तरीके से डील। अच्छा, ये डीलिंग के ऊपर भी फर्क है ना आपकी और मज़े साहब की राय में? मैं आपको बताऊं, देखिए इंडिया में और बाकी मुल्कों में फ़र्क ये है कि इंडिया में डेमोक्रेसी के रूट्स बहुत स्ट्रांग हैं। इंडिया बाकी जगह बांग्लादेश, नेपाल, इनके मुकाबले में इंडिया के डेमोक्रेसी के रूट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। उसमें तमाम तर उसके बावजूद भी अल्टीमेटली, जैसे अभी एजाज भी कह रहे थे, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर आगे आए ना, प्राइम मिनिस्टर ने किया ना। इसका मतलब है कि सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने इकदाम किया। हो सकता है कि अगले चंद दिन में वो, हो सकता है आज कल में वो एजुकेशन मिनिस्टर को भी तब्दील कर दें। इंडिया में हमने रिवायती तौर पे, तारीखी तौर पे इंडिया में ये नहीं देखा कि किसी अपराइजिंग की वजह से कोई गवर्नमेंट ओवरथ्रो हो गई हो उसमें, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी उसमें वो। तो मूवमेंट में जान है, अब इसकी हैंडलिंग पर डिपेंड करता है। आप गवर्नमेंट अगर मिस हैंडल करती है, लोग मारे जाते हैं, तो जाहिर है ये तहरीक जो है, अभी तक आपके ख्याल में इस स्टेज पर मैं नहीं कह सकता, इस स्टेज पर मुझे नहीं लगता। ये जो आपने डेमोक्रेसी की रूट्स वाला बात उठाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस डिफरेंशिएट क्यों करती है बाकी ममालिक से। उमर चीमा को प्लीज बात का मौका दीजिएगा, प्लीज एजाज। उमर चीमा साहब, मेरा तो ये ख्याल है कि ये अच्छी डिबेट चल रही है, मैं खामोशी से सुनना पसंद करूंगा। मैं समझता हूं उमर की इनपुट। अच्छा, मैं एक अर्ज कर दूं, सिर्फ एक लाइन मेरी, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। सर आप एक लाइन कह के 5 लाइनें बोल जाते हैं। आप यहाँ पे, जब आपने खामोशी का ऐलान किया, फिर मैं बात करने लगा। आप यहाँ पे लाल बेग हो जाते हैं फटाफट। हाँ जी, चले कर दे, एक लाइन में बात कर लूं। उमर उस पर अपनी राय दे। देखिए, जो बांग्लादेश में तब्दीली आई थी, उसमें वो एक बुनियादी लम्हा था जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अपनी प्राइम मिनिस्टर का साथ देना छोड़ दिया था। हिंदुस्तान इज एंटायरली ए डिफरेंट गेम। हिंदुस्तान का आर्मी चीफ या हिंदुस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनकी गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिशमेंट है। यही वो मज़ा साहब ने एग्जैक्टली बाकी डेमोक्रेसी कम अल्फाज में इसको समझा दिया कि डेमोक्रेसी की रूट्स बड़ी स्ट्रांग है। चीमा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं भट्टी साहब की तरफ भी जाऊंगी, बट मुख्तसर प्लीज। ये बात दुरुस्त है कि ओवरऑल इंडिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके दांत निकाले भी हैं, वो कमजोर भी हुए हैं, उनकी जुडिशरी भी कमजोर हुई है, उनके और कई रेगुलेटर्स जो हैं वो भी वीक हुए हैं। लेकिन अगेन फिर यही है कि अगर कंपैरिजन नेपाल से, बांग्लादेश से या श्रीलंका से करेंगे तो इंडिया की डेमोक्रेसी फिर भी बहुत बेहतर है। लेकिन हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये कोरोना वायरस, अगर अब ये बात को कोई गलत ना ले ले, क्योंकि पहले काकरोच से मामला चला हुआ है। पैंडेमिक अगर इसको समझे ना, जो जेन ज़ी कोरोना मूवमेंट पीके बन जाए आज इंस्टाग्राम पे अकाउंट, तो ये हाँ, तो ये अगर पहले 3 ममालिक में तबाही मचा चुकी है, तो अगर वो इंडिया में आई है तो इंडिया को भी अपनी खैर मनाना चाहिए। कोई ऐसा कोई बड़ी अनयूजुअल चीज हो सकती है, हो सकता है कि उधर की निस्बत कदरे मुश्किल हो। मोदी जो है, ये जितने भी बड़े सियासतदान हैं, ये जो भी हैं, वो पहले तो बात करने को तैयार नहीं थे। अभी जो जो उनको हीट फील होना शुरू हुई है, वो बात करने पर आमादा हो रहे हैं। बस यही है कि हम तो वेट एंड सी वाली पोजीशन पे ही हैं कि अब इंडिया में क्या बनता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इन चीजों को हम अपने मुल्क में कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारे यहाँ भी इसी तरह का कोई थिएटर ना लग जाए। आई वुडंट कॉल इट थिएटर। वैसे अगर जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं नौजवानों की, तो उनको डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए। इरशाद भट्टी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, थिएटर को बुरी चीज तो नहीं होती। अच्छा सर, वो तमाशा होता है ना शेख, थिएटर से। मैडम शेख, असल में बाकी जगहों पे तुलबा यूनियंस हैं, यहाँ तुलबा यूनियंस नहीं है। वैसे पाकिस्तान के साथ ये जो सॉरी भट्टी साहब फॉर कटिंग यू ऑफ, लेकिन ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन सोशल मीडिया के ऊपर भी हो रहा है पाकिस्तान और भारत का, कि पाकिस्तान के अंदर भी कैसी कोई, पाकिस्तान के मुहर्रकात, हालात, वाक़यात क्या बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है? अगर पाकिस्तान के साथ इस तरह की मूवमेंट्स का कंपैरिजन किया जाए तो क्या वो एक जब तक बड़ा सतही तज्जिया तबसरा नहीं हो जाएगा? ख्याल होता नहीं है। हाँ। जब तक ही कुछ होता नहीं है ना, वो मुख्तलिफ ही लगता है। अच्छा, ठीक है, जैसे इंडिया हमें अभी मुख्तलिफ लग रहा है, 3 जगह पर हो चुका है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान मुख्तलिफ लग रहा है।
ओवरऑल जो मदर साहब की बात है, इंडिया में अगर यूनियन है लेकिन इसके बावजूद उधर जेन ज़ी की मूवमेंट तो चल रही है फिर भी। ठीक है, भट्टी साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम शेख, मैं तो सुन रहा हूँ अपने सारे दोस्तों को, वो वाकई ऐसे डर रहे हैं कि जैसे ये कोई कोरोना वायरस है, जैसे ये कोई बुरी वबा है, जैसे इससे बचना चाहिए, जैसे इस पे बात नहीं करनी चाहिए। कोरोना का नाम दिया ना उमर चीमा साहब ने, इसलिए भट्टी साहब थोड़े हाँ, फौरन अपनी सरहदें बंद कर लो, फौरन इस अपना टेक केयर कर लो। भाई क्या है, तुलबा है ना, यूथ है ना, इंडिया की यूथ इंडिया में अपने हकूक़ के लिए निकली, बाकी मुल्कों की यूथ अपने हकूक़ के लिए निकली। पाकिस्तान में अगर यूथ निकलती है तो वेलकम कहना चाहिए, उनके मामलात हैं उनके हल करने चाहिए। ये कौन है जिन पर हम रोज़ाना जिनकी कस्में खाते हैं? हमारी यूथ, पूरी पाकिस्तान की 60% यूथ है, तो पता नहीं 55% यूथ है, तो ये हमारी यूथ हमारा सरमाया है। तो अगर यूथ कहीं बोले उसकी सुनो, उसको साथ बिठाओ। कोई ज़रूरी नहीं है वो सड़कों पर निकले, कोई ज़रूरी नहीं है वो डंडे खाएं या आंसू गैस से उनका इस्तकबाल करें। उनके साथ बैठें, उनके मसाइल हल करें, उनकी बात सुनें। और वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे हुकूमत लेना चाहते हो, वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हम क्यों इस तरह डरते हैं कि वहाँ अब यहाँ भी हो गया? और वैसे भट्टी साहब मेरा डरा कौन है? एजाज बार-बार एक बात कर रहे थे, अगर मुझे कंपैरिजन कर रहे हैं, डरने नहीं, वैसे ये तो कंपैरिजन ज्यादा अच्छी पाकिस्तान की यूथ तो हमेशा निकली है। आपने पाकिस्तानी यूथ निकली है, इसी वजह से तो आपने तुलबा यूनियन बंद कर दी, इसलिए कि यूथ से सबसे ज्यादा खौफ है पाकिस्तान की हुक्मरानों